दर्शकों, पूरा विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ा है। कहीं रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, तो कहीं अमेरिका इजराइल मिलकर ईरान पर युद्ध कर रहे हैं। दरअसल आज हम वो बात करने जा रहे हैं, वो है ईरान की। ईरान पर 28 फरवरी 2026 को अमेरिका और इजराइल ने मिलकर के हमला किया, युद्ध किया, और आज यानी 13 अप्रैल 2026 तक 45 दिन इस युद्ध के हो चुके हैं। इस युद्ध के दौरान इन दोनों देशों, तीनों देशों के बीच क्या मध्यस्थता हुई और कौन इसके बीच आया, क्योंकि विधिवत हम देख रहे हैं कई दिनों से लगातार बड़े बड़े न्यूज चैनल्स, मीडिया हाउसेस इस पर कवरेज दे रहे हैं, लेकिन हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं आप लोगों को उस सच से रूबरू कराने के लिए कि आखिर अंदर क्या चल रहा है, अंदर खाने क्या चल रहा है। इस पूरी जानकारी पर मेरे साथ मेरे सहयोगी डॉक्टर रमेश सोलंकी हैं, और अब वो अपनी पूरी पोथी पत्थरा निकाल कर यहाँ आ चुके हैं और वो सिलसिलेवार तरीके से मेरे को बताएंगे कि अब तक जो युद्ध में हुआ है उसमें क्या क्या हुआ और उसमें कौन मध्यस्थता करने का काम किया, जो सफल हुई या नहीं हुई, और आगे क्या बड़ा हो सकता है। इस सब पर मैं सिलसिलेवार तरीके से डॉक्टर साहब से पूछूंगा। डॉक्टर साहब, पहले तो आपकी ये तैयारी बिल्कुल साफ दिख रही है। हम कई दिनों से देख रहे हैं आपको कि लगातार आप युद्ध पर कवरेज कर रहे हो और पैनी नज़र बनाए हुए हो। योगेश जी, बहुत सही कहा, और चिंता भी करनी चाहिए कि युद्ध केवल अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच नहीं है, इसका प्रभाव तो पूरे देश पर है। एक कहावत कहते हैं योगेश जी के, सदा ना रहेगा जमाना किसी का। बहुत अच्छे। अमेरिका जो वर्ल्ड पावर समझता अपने को, विश्व विजेता समझता अपने को, आज उसकी सारी हेकड़ी निकल गई है। ईरान छोटा देश, उसके सामने अमेरिका को झुकने को मजबूर होना पड़ा है, और एक ऐसे देश से मध्यस्थता करा रहा है जो पूरे ग्लोबल चौधरी बनना चाह रहा है, पाकिस्तान। पाकिस्तान के बारे में तो हर देश जानता है। युद्ध हुआ, 45 दिन हुए, आपने बताया भी, लेकिन युद्ध में बहुत कुछ खोया, मिला कुछ नहीं, क्योंकि उसका मिलने वाला था 8 अप्रैल 2026 को। अभी जो शांति वार्ता पाकिस्तान में हुई, लेकिन वहां भी कुछ नहीं मिला। आपने देखा था जब ईरान के विदेश मंत्री जिस प्लेन से आ रहे हैं, बड़ी रुला देने वाली तस्वीर दिखाई थी कि वो उन 168 बच्चे जो मारे गए थे ईरान में, खाली सीट रखी और उसमें फोटो, और जब वो बच्चे मारे गए, जब बम धमाका हुआ जिस स्कूल में, उस बिल्डिंग के नीचे जो दबकर मर गए थे, उनके बैग, बस्ते, जूते कुछ मिले। तो उन 168 सीटों पर उन बच्चों के जो बैग और शूज जो मिले थे वो रख दिए, फूल चढ़ा दिए उन पर। बहुत बड़ा संदेश दिया था। पहले ही लग रहा था कि शांति वार्ता हो रही है, नहीं होगी सफल, क्योंकि वो दिखाने आए हैं कि इसका बदला कौन देगा, इसकी भरपाई कौन करेगा। जो 168 बच्चे छोटे से, वो उन्होंने ढंग से इस संसार को समझ ही नहीं पाया, ढंग से इस जीवन को समझ नहीं पाया, और वो निर्दोष बच्चे उड़ा दिए बम से। तो वही लग रहा था कि ये शांति वार्ता सफल नहीं होगी। योगेश जी, मैंने भी बताया था आपको, हम और आप बात कर रहे थे कि ये शांति वार्ता सफल नहीं होगी। अकेले ईरान का ही नहीं, अमेरिका का भी बहुत कुछ गया। अमेरिका के लगभग 3 से 5 अरब के बीच, सॉरी ये पाकिस्तान का बता रहा हूं घाटा है, तो यानी अमेरिका का भी बहुत कुछ गया। कितने बड़े बड़े मिसाइल, फाइटर जेट, ड्रोन सब खत्म कर दिए। देखा था आपने कि अमेरिका की मिसाइल कितनी महंगी जो इजराइल से हो रहा है वार, और उसका कुल 15 से 20-30 लाख का ड्रोन
जो करोड़ों की मिसाइल को मार रहा है। यानी लॉस तो उसमें अमेरिका व सबका हुआ, आपने देखा इजराइल का भी लॉस हुआ और लॉस पूरे विश्व का हुआ है, ये उन्हीं का नहीं हुआ। हमें इस पर सभी में पूरे विश्व इस पर निगाह गड़ाए हुए कि अब कल क्या होगा। मैं इसके बारे में आपसे जानकारी मैं थोड़ा सा अभी बता दूं। हाँ, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप अभी जो वर्तमान कंडीशन वहां की हुई है, तो योगेश जी, पाकिस्तान ने मैं पहले बता दूं उन्हें कि पाकिस्तान असीम मुनीर जो कि अमेरिका के अब तो पिल्ले बन गए हैं, अमेरिका कहते हैं भौंको भौंको, भौंकते हैं, वही ग्लोबल चौधरी बनना चाह रहे थे। आपने प्रधानमंत्री को देखा, इसाक डार जो विदेश मंत्री, उनको देखा, आपने मुनीर को देखा। वो सोच रहे थे कि अब हम विश्व विजेता बन गए, इतने बड़े युद्ध को हम रुकवा दें, हम रुकवा रहे हैं। पूरे विश्व की निगाहें गड़ गई। भारत भी बड़ा पाकिस्तान पर वो कर रहा था, अन्य देश भी कर रहे थे। छोड़, एक ऐसा देश जो भीख के लिए, खाने के लिए व्यवस्था नहीं हो, भीख के लिए इंतजार कर रहा है। और योगेश जी सच बताऊं तो उसने आडंबर भी डॉलरों को कैसे डॉलर भीख में मिले, वो उसके लिए आडंबर रचा था। आज पाकिस्तान की जनता परेशान है। जब ऐसे प्रोग्राम होते हैं जहां विदेश के लोग आते हैं और इतना बड़ा प्रोग्राम, उसमें सुरक्षा को लेकर, खान पान को लेकर खर्चे अन्य बहुत, ऐसे खर्चों में लगभग 3 से 5 अरब रुपया खर्च होता पाकिस्तान। यदि ये पैसा जनता के बीच खर्च कर दिया जाता, पेट्रोल डीजल के भाव कम होते, खाद्यान्न सामग्री पर कम होते, जो कि आटे की व्यवस्था नहीं है जहां पर आप देखते हो टीवीओं में कि तेल छोटी छोटी शीशियों में ले जा रहे लोग, 100-200 ग्राम 250 ग्राम की शीशियों। कितना हाल बुरा है पाकिस्तान का। यानी पेट्रोल भी वहां आसमान के भाव है। पेट्रोल क्या, खाद्यान्न तेल भी, वो भी बहुत महंगे। अब वहां जीना मुश्किल हो रहा है। लोग सोच, जिनकी 200 से 300 रुपए कमाई हो, कैसे करेंगे। पेट्रोल जो गरीब है, यानी जो पाकिस्तान मध्यस्थता कराने चला है, उसके अंदर ही इतनी परेशानियां हैं, वो अपनी परेशानियां नहीं देख रहा। अपनी परेशानी को नहीं देख रहा है। अरे तो ग्लोबल चौधरी क्यों बनना है? और दोस्त बड़े बड़े देश हैं, मुस्लिम देश बड़े बड़े हैं, तुझसे ज्यादा पैसे वाले हैं, उन्हें मध्यस्थता करानी चाहिए। तुम्हारा तो जो इंतजाम था तुमने वो भी खत्म कर लिया। पाकिस्तान की जनता गाली दे रही है कि अपनी व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं, उनको दिखाने के लिए, क्योंकि जब आते हैं ऐसे लोग तो रोड भी बनते हैं, लाइटिंग की व्यवस्था, सब कुछ, सुरक्षा व्यवस्था कितना देखा था। तो यानी ये जो मध्यस्थता हो रही थी वो पाकिस्तान में ही हो रही थी। पाकिस्तान में मध्यस्थता हो रही। लेकिन एक योगेश जी बात सोचो, युद्ध किसका है? ये युद्ध इजराइल और ईरान का है। अब वो इजराइल तो आया ही नहीं इसमें, जो युद्ध लड़ रहा है। अरे अमेरिका तो उसकी सहयोग करने पहुंचा है। जो मुख्य युद्ध कर रहा है जो इजराइल, वो तो शामिल ही नहीं हुआ इसमें। यानी तीसरा आ गया। ये शांति वार्ता, और धड़ा धड़ा लेबनान पे फायर कर रहा है। वो कह रहा हमें इन शांति वार्ता से कोई मतलब नहीं, हम तो अपना जब तक टारगेट अचीव नहीं कर लेंगे तब तक हम नहीं रुकेंगे। ट्रंप साफ कर रहे हैं, कर लें, हम नहीं रुकेंगे, हमने बहुत युद्ध झेल लिए इनके। अब तो यहां पर हुआ, बड़ी एक टेबल सजाई गई। टेबल पे आपने देखा जो प्रधानमंत्री नवाज शरीफ जी वो बैठे हुए हैं, और बीच में इधर अमेरिका के जेडी वेंस आए थे जो उपराष्ट्रपति, इधर ईरान से भी वो लोग आए, पूरा डेलीगेशन उनका आया, पूरा डेलीगेशन दोनों तरफ से। पहले तो ईरान ने अपनी समस्याएं बताई पाकिस्तान को, हमारी ये डिमांड रहेंगी, ठीक है। टेबल सजी, बातचीत का दौर शुरू हुआ, घंटों चला, अप टू 20 आवर्स, ठीक है, अप टू इतना घंटा चला। मांगे थी कुछ उनकी, बट ईरान ने कोई भी उनकी डिमांड, उनकी मांग, उनकी टर्म कंडीशन कोई भी एक्सेप्ट नहीं की। मैं आपसे मांगों की पूछूंगा, तो सबसे पहले इसमें ईरान ने अपनी मांग रखी या अमेरिका ने ईरान पर अपनी मांग रखी? अमेरिका ने, क्योंकि बड़ा आदमी भैया बड़ा होता है, वो बड़ा है, वो उसने रखा, ठीक है। 3 शर्तें रखी। क्या क्या? यूरेनियम जिससे तुम परमाणु बम
हथियार बनाना चाह रहे हो वो हमें सौंप दोगे, यानी परमाणु बम कार्यक्रम बंद कर दोगे तुम। यानी वो ईरान बना ही नहीं सकता। यह बना नहीं सकता है, पहली शर्त ये थी। ठीक है। उन्होंने कहा वी कैन नॉट गिव यू यूरेनियम, हम यूरेनियम तुम दे ही नहीं सकते हैं, हमारी सुरक्षा की लिए जरूरी दृष्टि से हम इसको जारी रखें। ईरान ने कह दिया। ईरान ने कह दिया। ठीक है। नंबर 1। दूसरा कहा कि आप हार्मोज की चाबी हमें दो, उसका कंट्रोल हम पर रहे, हम उसका कंट्रोल करेंगे। ठीक है। जहां उसने जहां से सारे वो निकल के आते समुद्री रास्ता है और जहां से सारे शिप निकल के आते हैं जी, जहां से अरबों टन ऑयल, जो ऑयल है, क्रूड ऑयल सप्लाई, क्रूड ऑयल है, कच्चा तेल है, ये सप्लाई होता है टैंकरों के द्वारा, वो उसकी चाबी हमें दे दो। तुम टैक्स लगाओगे, टोल लगाओगे, हमारी किरकिरी हो जाएगी। हम तो पूरे विश्व के, हम तो विश्व के, तुम देखा युद्ध भी कहेंगे, यस विश्व विजेता हैं। और वो तो थपथपा रहे थे पीठ अपनी, ट्रम्प साहब। ठीक है। कि उनकी तो नेवी खत्म, एयरफोर्स का सिस्टम खत्म, मिसाइलें खत्म, हम युद्ध जीत गए। अबे युद्ध जीत गए तो भैया फिर क्यों गुहार लगा रहे हो कि हमारी शांति वार्ता कराओ? आप तो युद्ध जीत ही गए हो। अच्छा, तीसरी मांग क्या थी उनकी? तीसरी मांग ये थी, ईरान ने फिर कहा कि लेबनान पर जो हमला हो रहा है, ठीक है, वो बंद हो। अमेरिका ने कहा कि लेबनान इस शर्त में शामिल नहीं है। ये ईरान की युद्ध की वो है, इसमें लेबनान नहीं है। ठीक है। ईरान ने मना कर दिया, न तो हम यूरेनियम आपको देंगे, न हार्मोज स्टेट की चाबी देंगे, कंट्रोल देंगे, और न हम लेबनान पर हमले होने देंगे। यदि लेबनान पर हमला होता है तो हमारा कोई समझौता नहीं है। ठीक है। जेडी वेंस कह गए ये 2 हफ्ते का भी जो सीज फायर है, उन्होंने कहा सोच लो, लेकिन ईरान ने तो मना कर दिया कुछ नहीं होगा। पाकिस्तान के जो तारीफें होने वाली थी वो तो अब हंसी होने लगी है, मिट्टी खराब हो गई, मिट्टी खराब हो गई है। आपको बता दूं, वहां पर एक तुर्की पत्रकार थे, उन्होंने, वो वहां बैठे हुए थे, उनका ये था कि जो डेलीगेशन आया है, जिस होटल में जिसमें टेबल पर बैठे हुए थे, अब उनमें हाथापाई होने वाली थी। वहां दोनों देश के लोग बैठे हुए हैं। पाकिस्तान जो बड़ा चौधरी है वो बीच की सीट पर बैठा हुआ है, एक तरफ अमेरिका का डेलीगेशन, एक तरफ ईरान का डेलीगेशन, वो बीच में बैठे हुए कि हम तुम्हारी मध्यस्थता कराएंगे। पंच लोग जाते नहीं, वो चौधरी बन के जाते हैं, उसी तरह से। लेकिन तुम्हारी उपस्थिति में वहां तो हाथापाई होने लगी थी। तुर्की पत्रकार का वो है कि क्या पाकिस्तान मध्यस्थता कराएगा? वहां तो कोई वही नहीं था, उसका कोई कंट्रोल नहीं, उसका कोई खौफ नहीं किसी को। ठीक भैया, वही मध्यस्थता करा सकता है जो खुद अपने पावरफुल हो। तुम कटोरा लेकर घूम रहे हो कि हमारा देश भूखा मरा जा रहा है, हमें पैसे दो। अभी देखा था आपने कुछ दिन पहले, पाकिस्तान की जनता कह रही है कि जो हुआ था हमला भी, तो यानी फिर उससे जनता कह रही है भारत से हमारे संबंध अच्छे होते तो हमें दवाई भी मिल जाती, हमें कुछ सामान भी मिल जाता सस्ते में। लेकिन अभी हम कम बैक टू द पॉइंट, हम इस मध्यस्थता की बात करें तो लास्ट में इसमें क्या निचोड़ निकला है? योगेश जी, शांति वार्ता विफल हो गई। आने वाला समय बहुत ही खतरनाक है। इजराइल लेबनान पर हमले नहीं रोकेगा। ठीक है। तुर्की ने साफ कह दिया है कि यदि इजराइल लेबनान पर हमले नहीं रोकता है तो हम ईरान का साथ देंगे। ठीक है। लेबनान का साथ देंगे हम। तो क्या लग रहा है कि अकेले वही नहीं, कतर भी कह रहा है मैं भी आऊंगा। यानी मुझे तो ये लगता है योगेश जी, पहले मुस्लिम कंट्री कई जैसे अरब खाड़ी में जो युद्ध हुए हैं, वो फिर न वही आ जाए कि एक हो और देश के लिए खतरा पैदा हो। यानी 57 मुस्लिम कंट्री एक हो सकते हैं क्या? वैसे एक सारी नहीं एक हुई हैं। आपको बता दूं कि एक 1948 में इजराइल के खिलाफ युद्ध हुआ था। ठीक है। उसमें ईरान नहीं साथ आया था, तुर्की नहीं साथ आया था। वहां के जो शाह थे उन्होंने नहीं होने दिया उस युद्ध में शामिल। लेकिन अब तुर्की कह रहा है, क्योंकि तुर्की का पैक्ट है, पाकिस्तान भी जा सकता है उधर। पाकिस्तान और सऊदी अरब का पैक्ट हुआ था रक्षा समझौता को लेकर। अभी आपने देखा कि
जिस दिन समझौता होने वाला है उससे कुछ टाइम पहले उसने अपनी तोपें वहीं लगा दी कि अब मैं तुम्हारी सहायता के लिए आया हूँ। भैया 40 दिन से पिट रहा है, तब तो ये बुला रहा हूँ, तो परमाणु संपन्न देश है, हमारी सहायता कर, लेकिन हमारी सारी ऑयल फैक्ट्री वो सब पर बम बरस रहे हैं, ईरान जहां जा रहा है वहां मार रहा है, तो तब नहीं आया। अब जहां शांति वार्ता की लग रही तो तब आया है। अभी भी मुझे लगता है कि पाकिस्तान रुकेगा नहीं, क्योंकि ईरान मानेगा नहीं। अमेरिका हमला करेगा क्योंकि उसे खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे, ठीक है। अब उसे कुछ मिला तो नहीं। ये तो ट्रंप साहब की बहुत बड़ी हार हो गई। जो विश्व विजेता अमेरिका, जिसके खौफ से लोग डरते थे, अब तो खौफ ही खत्म हो गया उसका। तो मेरा एक सवाल है तो कि अभी 2 दिन पहले भारत की सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से एक मैसेज ईरान में बसे हुए लोगों के पास गया है और उसमें कहा गया है कि विद इन 2-3 डेज आप यहाँ से अपना ईरान को छोड़ दें और भारत आ जाएं, जहाँ कहीं जाना हो वहाँ चले जाएं, लेकिन यहाँ से हट जाएं। तो क्या इसका मैसेज जा रहा है आने वाले दिनों में क्या एक बड़ा परिणाम युद्ध का हमें यहाँ देखने को मिल सकता है? योगेश जी बिल्कुल सत्य बोल रहे हो तुम। भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने भांप लिया कि ये शांति वार्ता तो सफल नहीं होगी, लेकिन जब इनकी दोनों की बात नहीं बनेगी तो फिर युद्ध और भयंकर रूप लेगा। और भयंकर रूप लेगा तो उन्होंने कहा कि आप वहां से छोड़ दो और अपने देश आ जाओ किसी तरह से। तो अब होगा क्या? अब जो ईरान है उसने कहा है कि अब मैं टोल वसूलूंगा, मेरा नुकसान हुआ है। यानी स्टेट ऑफ हॉर्मुज से, यस, स्टेट ऑफ हॉर्मुज से तेल वो टोल वसूलेगा जो टैंकर आते हैं। जो शिप योगेश जी है क्या है कि समुद्री रास्ता है और ईरान ने अपनी लैंड माइंस बिछा दी हैं समुद्र के अंदर। यस, समुद्र के अंदर। और उसका और उसने एक आदेश दिया है कि अब जो जहाज हैं उधर नहीं जाएंगे, उधर माइंस बिछी हुई हैं, आप खुद जिम्मेदार हो। अब आप ईरान के समुद्री किनारे आओगे, ठीक, और आप टोल दोगे, और टोल भी महंगा। टोल लगभग $1, अभी तो कुछ हमें $2 भी लिया है प्रति बैरल बैरल के हिसाब यस, बैरल के हिसाब से। यानी कितना क्रूड ऑयल है उसमें से नाप के और उसी के अनुसार वो लगेगा। यस, उसके अनुसार लगेगा तो वो वसूलेगा। तो ट्रंप जी ने ये क्या कर दिया कि ये तो पूरे संसार के लिए, विश्व के लिए बड़ा खतरा पैदा कर दिया। जहां ऊर्जा संकट गहराएगा, सारे यातायात, उद्योग धंधे सब ठप हो जाएंगे, बड़ा परेशानियां होंगी, ठप नहीं होंगे। तो देख रहे हो पाकिस्तान में अपने इंडिया से 4 गुनी पेट्रोल महंगी मिल रही है। भारत ने अभी किसी से संबंध खराब नहीं किए हैं, ठीक है, ना तो ईरान से किए ना इजराइल से किए। भारत अभी इस टोल से बचा हुआ है। अभी जहाज आ रहे हैं उनसे टोल इंडिया को नहीं देना पड़ रहा है, क्योंकि भारत ने कुछ मदद भी की है ईरान की, ठीक है, ईरान से अपने रक्षा संबंधी समझौते भी हैं। अब चीन की एंट्री होने वाली है योगेश जी, ये बहुत खतरनाक है। अच्छा, चीन की एंट्री इसमें कहाँ दिख रही है? अभी अमेरिका की सुरक्षा एजेंसी ने आरोप लगाया कि जो ड्रोन है ईरान के या डिफेंस सिस्टम है, जो भी वेपन्स हैं, अधिकतर टेक्नोलॉजी चीन की है। और उन्होंने कहा तीसरे देश से जो डायरेक्ट आरोप ना आए वहां से सप्लाई कर रहे हैं ईरान को। अमेरिका ने धमकी दी है कि यदि चीन ईरान को वेपन्स देता है, डिफेंस सिस्टम का, अभी डिफेंस सिस्टम की बात कही कि हम देंगे, डिफेंस सिस्टम भी देता है, तो फिर चीन तैयार हो जाए। और योगेश जी ऐसा होता है तो चीन इस समय जो उसकी टेक्नोलॉजी है, ये है वो फॉरवर्ड है, वो एडवांस है। और उसके सामने जब ईरान, चीन, रूस सब एक हो जाएंगे तो 3rd वर्ल्ड वार होना निश्चित है और उसकी आंच सब पर आएगी। आज वहां पर और लाखों टन जो बारूद बरसी है, वहां का एटमॉस्फेयर है इतना गंदा हो गया है, धूल मिट्टी और जो वेपन्स के वो थे, कि वहां देखना युद्ध के बाद क्या होगा। जैसे आपने नागासाकी सुना था। और यदि युद्ध होता है तो अपने अस्तित्व का अस्तित्व की लड़ाई हो गई है। ईरान खाड़ी कंट्रियों में अपने को दादा समझ रहा है कि मैं बन जाऊं दादा, इधर अमेरिका अपना वर्चस्व वही रखना चाहता है। तो परमाणु
युद्ध भी हो सकता है। तो इसकी तो आंच फिर पूरे विश्व में कहीं पूरे विश्व पर आएगी। अब देख रहे हो कि जब चीन ताकत पर होगा यदि, तो फिर भारत के लिए भी खतरा है। हमारे दुश्मन पाकिस्तान भी, चीन भी, बांग्लादेश भी, कई ऐसे, तो भारत के लिए भी समस्या है। और युद्ध तो सभी के लिए। लेकिन ऐसी स्थिति में हम थोड़ा सा इस पर चर्चा करेंगे आगे। ऐसी स्थिति में भारत सरकार को क्या कुछ अपनी टेक्नोलॉजी को इम्प्रूवमेंट करना चाहिए और ज़्यादा फास्टेस्ट तरीके से? अब क्योंकि आजकल वो वार नहीं रहा है। हम लोग देख रहे हैं वार का तरीका बदल गया है, सेना कम लड़ रही है आजकल। जो भी सिस्टम है वो ड्रोन सिस्टम हो चुका है, बिल्कुल योगेश जी, आपने होने जा रहा है। आपने सही कहा। ऐसे समय में भारत सरकार को इस पर क्या करना चाहिए? आपने सही कहा। जो पहले लड़ाई होती थी वो सैनिक, जिसकी सेना मजबूत हो, तोप मजबूत हो, मिसाइल मजबूत हो, अब वो सब खत्म हो गया। ठीक है। अब देखा है, चाहे सिंदूर ऑपरेशन में भी देखा था आपने, भारत ने जो पाकिस्तान पर वॉर किया था, तो यहीं से बैठे सटीक टारगेट, वो टेक्नोलॉजी है, सटीक टारगेट वहीं गिर रहा है। सेना नहीं गई लड़ने, ड्रोन मार रहे हैं। ऐसे यहां पर देख रहे हो कि ड्रोन मार रहे हैं। तो भारत को अब, जो कि एक तो अब साइकोलॉजिकल, कि किस तरह से दूसरे स्टेट को हमें टेंशन देना है। आप अमेरिका क्या समझ रहे हो? अमेरिका सही डिसीजन नहीं ले पा रहा अपना, कुछ भी करना क्या चाहिए उसे, युद्ध। चूंकि ट्रंप साहब तो चाह रहे हैं किसी भी तरह से, कैसे भी करके इस युद्ध से मैं पीछे हट जाऊं, नहीं तो उनकी कुर्सी के लिए खतरा है बहुत बड़ा। क्योंकि वहां भी प्रदर्शन, यस, वहां विपक्ष में तो हर जगह होते हैं, वहां भी जमकर प्रदर्शन हो रहा है। बर्बाद कर रहे हो देश। बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हैं। कर्जा बहुत है, अमेरिका पर कर्जा भी है। तो इस समय वहां के प्रदर्शन हो रहे हैं। तो ट्रंप साहब चाहते हैं कि मैं कैसे भी, और उनके फैसले तो आपने कई देखे थे। चाहे तो वो इसको लेकर भारत पर टैरिफ लगा दिया, टैरिफ बार छोड़ा, अब उन्होंने कई बार छोड़े। कभी कहते हैं अब देखा यूक्रेन में प्रॉपर अपनी सर्विस नहीं दे पाए, कभी मदद मिलेगी कभी नहीं मदद मिलेगी, कहीं भी छोड़ देते हो आप युद्ध, फिर वहां संभाल नहीं पाते हो, पीछे बैकफुट पे आते हो। यस, बैकफुट पे आ जाते हो। तो योगेश जी, यदि यही रहा तो ऊर्जा संकट गहराएगा, ऊर्जा संकट गहराएगा जरूर। पेट्रोल महंगी होगी। आज भारत में जैसे अभी बताया कुछ महंगा कुछ हुआ है, लेकिन ज़्यादा प्रभाव नहीं है अभी, लेकिन अन्य देशों में बहुत गहरा संकट है इसका। दूसरा, यदि ऐसा रहता है तो भारत पर भी आंच आएगी, क्योंकि कई चीज़ें हैं। आप ये जैसे क्रूड ऑयल आता, कच्चा तेल आता, उससे क्या क्या बनता है, मैं थोड़ा बता दूं अपने दर्शकों को। पेट्रोल, डीजल, डाबर, क्रीम जो हम क्रीम लगाते हैं, क्रीम भी, आप ग्लिसरीन देखते हो वो भी, आप जो कपड़े हैं, कुछ कपड़े भी उस कच्चे तेल से, टायर देखें, टायर गाड़ियों के टायर भी उस कच्चे तेल से कई सारी चीजें बनती हैं। अकेला पेट्रोल डीजल पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, बनता है। अकेला पेट्रोल डीजल प्रभाव नहीं पड़ेगा, कई चीजों पर प्रभाव पड़ेगा। और यदि ऊर्जा संकट गहराता है तो हर चीज महंगी होगी, समस्या सभी के लिए होगी। इसलिए हम सब ईश्वर से प्रे करते हैं कि, चूंकि युद्ध तो किसी के लिए अच्छा नहीं है, ट्रंप साहब की बुद्धि सही करे, ईरान को भी थोड़ा सा अपना ही अस्तित्व या अपना न देख करके विश्व की ओर देखना चाहिए, और आने वाला और पूरा 99% अभी युद्ध बढ़ेगा, लड़ाई होगी। तो दर्शकों, आपने देखा कि डॉक्टर रमेश सोलंकी जी ने हमें सिलसिलेवार तरीके से बताया कि कैसे पाकिस्तान मध्यस्थता करने के लिए आगे अमेरिका और ईरान के बीच में आया, लेकिन वहाँ भी कॉन्फ्लिक्ट्स, उस टेबल पर भी कॉन्फ्लिक्ट्स दिखाई दिया। इसका उदाहरण तुर्की के एक पत्रकार ने किसी मीडिया चैनल पर कहा, क्योंकि पाकिस्तान खुद जानता है कि जो युद्ध हो रहा है वो उसके ऊपर का है, उसकी मतलब लिमिट लेवल का नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं उसने टांग अड़ाने की कोशिश की और उसका परिणाम ये हुआ कि उस मध्यस्थता में कोई हल नहीं निकला। लेकिन दर्शकों, आने वाले दिनों में इस युद्ध की आहट है और तेज ईरान पर दिखाई दे सकती है, क्योंकि अमेरिका फिर से हमलावर हो सकता है। इसका परिणाम पूरे विश्व को देखना पड़ सकता है, क्योंकि उससे पेट्रोल महंगी हो सकती है, डीजल महंगा हो सकता है, तमाम सारे प्रोडक्ट महंगे हो सकते हैं, क्योंकि स्टेट ऑफ होर्मुज़ पर ईरान का कब्जा है और
आने वाले दिनों में इसी तरीके से हम लोग आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते रहेंगे। डॉक्टर रमेश सोलंकी ने हमें पूरा तरीके से सिलसिलेवार तरीके से समझाया है। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि खबर एक्सपर्ट पर दिखाई गई खबरों के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अच्छी ग्रोथ के लिए और अपनी सलाह देने के लिए हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, जिससे हम कोशिश करेंगे बेहतर से बेहतर आप तक इन्फॉर्मेशन देने के लिए। क्योंकि वो कहते हैं ना, पीपल से वी लर्न बॉम टू टॉम, यानी जब हम जन्म से मृत्यु तक सीखते हैं, कोई इंटेलिजेंट नहीं होता। आपसे अनुरोध है कि जनता जिसे चाहती है वो उसे होशियार बना देती है और जनता जिसे चाहती है उसे वो पीछे भी फेंक देती है। हालांकि आप लोग भरपूर प्यार हम लोगों को दे रहे हो, हमें बहुत प्राउड होता है कि हम 0 लेवल से उठने वाले हैं। हम किसी आज तक एबीपी न्यूज़ या किसी बड़े चैनल के पत्रकार नहीं रहे हैं, लेकिन कोशिश है कि अच्छा कंटेंट आप तक पहुंचाएं और हमेशा कोशिश रहेगी। हम लोगों को थोड़ा सा ऐसा लगता है कि शायद हमने जब से पत्रकारिता शुरू की है उसका हम एक दिन पूरा प्रॉपर तरीके से आपको बताएंगे कि क्या क्या हमने परेशानियां झेली है, लेकिन हम कोशिश करते रहे हैं और करते रहेंगे। लेकिन आशीर्वाद साथ आपका चाहिए। हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी सलाह दीजिएगा, हम ज़रूर चेंज करने की कोशिश करेंगे। पेट से कोई नहीं सीखता है, संसार में आने के बाद सीखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद। नमस्कार।